See, now in the second video, the second part of the video will study about the birth of Weimar Republic. In first war part we have seen कि जर्मनी जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी it was defeated along with सेंट्रल पार्ट्स या एक्सिस पार्ट्स में जर्मनी भी आता था। लेकिन जब दूसरी बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जो एक्सिस पार्ट्स को डिफीट किया गया अलाइज के द्वारा, तो इन लोगों ने एक चीज़ सोचा। देखो क्या, एवरीवन केम टू फील, हर कोई ये फील कर रहा था, ठीक है। एवरीवन केम टू फील दैट द राइज ऑफ नाजी जर्मनी यानी जर्मनी में जो नाजिज्म वाली फीलिंग आई थी, ठीक है ना। तो ये लोग समझ गया था। और एवरीवन यहाँ पे कोई कॉमन आदमी की बात नहीं कर रहा, अलाइज की, उसमें जो कंट्रीज़ थे जो ना एक्सिस पार्ट्स के अगेंस्ट में थे, वो लोग समझ गए थे कि केम टू फील दैट द राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पार्सली ट्रेस्ड बैक, मतलब उसके लिए कुछ हद तक क्या रिस्पॉन्सिबल था जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो अंत हुआ था। और पता है वर्साइल्स में एक ट्रिटी हुई थी, उस ट्रिटी में ये ट्रिटी इतना ह्यूमिलिएटिंग था जर्मनी के लिए कि ये लोग अब इस बात को समझ रहे थे कि वो ट्रिटी पार्शियली रिस्पॉन्सिबल थी किस चीज़ के लिए, हिटलर के इमरजेंस के लिए और नाजी जर्मनी के इमरजेंस के लिए। तो इन लोगों ने सोचा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हराया गया तो उसके साथ अलाइज उतने हार्श नहीं हुए, क्योंकि लगा इन लोगों को कि पहली बार इन लोगों ने जो किया था, तो सोचा कि इसका फिर से अगर कुछ वैसा हुआ तो अगेन इट वुड बी वेरी डिज़ास्ट्रस। तो अब हम लोग देखेंगे कि वो एक्सपीरियंस क्या था। आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसका अंत हुआ कब, 1918 में, व्हेन एक्सिस पावर वाज डिफीटेड। कब, नवंबर 1918। तो हम लोग अब ये देखेंगे कि आखिर वो एक्सपीरियंस था क्या, उसमें हुआ क्या था। चलो शुरू करते हैं। पहले तो देखेंगे बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। इसमें एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर जो है बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक, इसके बारे में एक चीज़ आप जान लो कि वाइमर रिपब्लिक जो है वो अनऑफिशियल नेम है। क्या है ये? अनऑफिशियल नेम है, ये ऑफिशियल नेम नहीं है। तो ऑफिशियल नेम इसका क्या है? वाइमर रिपब्लिक किसको रेफर कर रहा है? द जर्मन रैक को, राइस रैक भी इसको बोलते हैं, REICH। इसको रिच मत बोलना, राइस और रैक जर्मन टर्म है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो जर्मन्स पीपल्स स्टेट भी, जर्मन्स पीपल्स स्टेट सॉरी, या जर्मन रिपब्लिक, ठीक। तो ये तो अनऑफिशियल टर्म था। आखिर ये क्यों यूज़ किया गया? तब तुम बोलोगे कि अगर जर्मनी के लिए जर्मन रिपब्लिक था तो ये टर्म क्यों यूज़ किया गया? देखो, इसलिए ये यूज़ किया गया क्योंकि इसका ये नाम आया फ्रॉम द सिटी ऑफ वाइमर। क्योंकि पहला जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या चीज़ हुआ, इम्पीरियल जर्मनी की हार हुई। दूसरा क्या हुआ, किंग और मतलब जो रूलर थे उनका एब्डिकेशन हुआ। एब्डिकेशन यानी उसको हटा दिया गया। किंग और क्वीन का पोजीशन जब ख़त्म कर दिया जाता है तो उसको एब्डिकेशन बोलते हैं। तो ये ख़त्म हुआ तो फिर से जर्मनी की पॉलिटी को रिशेप किया गया, ओके। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले कहाँ बनी थी? वाइमर इज़ द नेम ऑफ सिटी। तो इस चीज़ को जान लो बच्चा लोग, ठीक है, कि वाइमर आपका क्या था? एक सिटी का नाम था एंड इट इज़ एन ऑफिशियल नेम, ओके। ऑफिशियल नेम ऑफ व्हाट? जर्मन्स पीपल्स स्टेट, और सिंपली इसको बोल सकते हो जर्मन रिपब्लिक, ओके। और ये जर्मन स्टेट कब से कब तक था? 1918 टू 1933, गॉट इट। चलो शुरू करते हैं। देखो, it is being said that Germany, a powerful empire in the early years of the 20th century, कह रहे कि जर्मनी जो था एक पावरफुल एम्पायर था। एम्पायर का मतलब आप समझते हो साम्राज्य, पावरफुल यानी शक्तिशाली। वो शक्तिशाली था इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th centuries, 20th centuries के अर्ली ईयर्स में। 20th centuries के अर्ली ईयर यानी 19th centuries के शुरुआत में। अब ये पावरफुल था, इसने लड़ा, फाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये लड़ा कौन? जर्मनी। कब से कब तक था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका चला था 1914 टू 1918,
1918। ओके, ये लड़ा किसके साथ मिलकर लड़ा था? देखो, अलोंगसाइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द अलाइज। ओके, हियर इट इज़ बीइंग सेड कि जर्मनी जो था 20th सेंचुरीज के अर्लीस्ट शुरुआत में, अर्ली ईयर्स में, ये बहुत फिर पावरफुल एम्पायर था। इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा कब से कब तक? 1914 टू 1918। और किसके साथ मिलकर लड़ा और किसके अगेंस्ट में? तो ये मिलकर लड़ा था अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रियन। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया इज़ वियना, जहाँ पे और आपका ये है, एक है आपका हेडक्वार्टर्स, हेड ऑफिस है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिला एंड अगेंस्ट द अलाइज। और किसके अगेंस्ट में लड़ा? अलाइज के। अलाइज में कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। एक चीज़ मैं और बता दूं, अलाइज में यूएस भी था, लेकिन यूएस की एंट्री हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कब? 1917 में। और आप लोग ये जान लीजिए कि यूएस के एंट्री के पहले एक्सिस पावर्स पावरफुल थे, मोर पावरफुल देन अलाइज। ठीक है, ऑल ज्वाइंड द वॉर। अब एक चीज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लो, ऑल, यहाँ पे ऑल रेफर्स टू कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज ये वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुए, तो ऑल ज्वाइंड द वॉर एंथुसियास्टिकली, बहुत ही उत्साह के साथ उन लोगों ने युद्ध को ज्वाइन किया। होपिंग, किस लिए? क्योंकि ये इस उम्मीद में थे ना कि होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री। सबको लगा कि जल्दी से ज्वाइन करेंगे, जल्दी से जीत जाएंगे और टेरिटरीज मिल जाएगी। अब तुमको ये लग रहा होगा कि कैसे हो सकता है, क्या फ़ायदा होता? तो फ़ायदा ये होता कि एट दैट टाइम माइट इज़ राइट वाली स्थिति थी। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो पावरफुल होता था टेरिटरीज़ को वो ऑक्यूपाई कर सकता था दूसरे टेरिटरीज़ को। तो इन लोगों ने सोचा चलो लड़ते हैं, जल्दी जल्दी युद्ध खत्म होगी, फ़ायदे में रहेंगे। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन। उन लोगों को जरा सा भी, थोड़ा सा भी अंदेशा नहीं था कि ये वॉर स्ट्रेच ऑन करेगा इतने लंबे समय तक और इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज। और फाइनली क्या करेगा? इवेंचुअली यानी लास्ट में ड्रेन आउट कर लेगा यूरोप के सारे रिसोर्सेज को। सिंपल सी बात है, इट्स वेरी मच क्लियर। अगर पूरा देश, पूरा विश्व अगर किस चीज़ में इन्वॉल्व है, फाइटिंग वॉर में इन्वॉल्व है, तो क्रिएटिव तो टास्क आपका होगा नहीं, रिसोर्सेज की सिर्फ डिस्ट्रक्शन होगी। वहाँ पर तो आपका कुछ बन नहीं रहा है। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स। अब देखो, शुरू में जर्मनी को फ़ायदा भी हुआ। कैसे? इनिशियल गेन्स यानी शुरू में उसको फ़ायदा हुआ। कैसे? क्यों? बाय ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। इसने किस पे अपना कब्जा कर लिया? फ्रांस और बेल्जियम पे इसका कंट्रोल हो गया, इसने जीत लिया उस एरिया को। लेकिन हाउएवर द अलाइज स्ट्रेंथन बाय द यूएस एंट्री इन 1917। मैंने शुरू में भी बताया कि यूएस शुरू से अलाइज में नहीं था। 1917 में यूएस की एंट्री हुई कहाँ पे? किसके में? अलाइज के साथ। ठीक है, और इन लोगों ने क्या किया? ये स्ट्रेंथन बाय, इससे ताकतवर हो गए और ये लोग फिर जीत गए। अलाइज मीन्स रशिया, फ्रांस, यूएसएसआर हो गया आपका यूएसए, डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918। और ये लोग हार गए कब? नवंबर 1918 में। अब देखो इससे क्या हुआ? द डिफीट ऑफ इम्पीरियल जर्मनी, इसका क्या असर पड़ा? अब हम लोग देखेंगे कि इसका असर जर्मनी के पॉलिटिक्स पे क्या पड़ा। सी लुक यहाँ पे, द डिफीट ऑफ, हार तो हो गई थी किसकी? डिफीट ऑफ इम्पीरियल जर्मनी। इम्पीरियल मीन्स, इम्पीरियल वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कोई भी कंट्री के लिए, दैट इज़ कनेक्टेड विथ एम्पायर, कनेक्टेड विथ एन एम्पायर। रुक जाओ, इसको थोड़ा सा पेन आप लोगों का ठीक कर देती हूँ। इम्पीरियल मीन्स कनेक्टेड विथ एम्पायर। ओके, तो जर्मनी का क्या था? कनेक्टेड था एम्पायर से। द डिफीट ऑफ इम्पीरियल जर्मनी, इसकी हार हो गई। एंड द एब्डिकेशन यानी जब राजा रानी का कहीं भी पोस्ट होता है वो लोगों का ख़त्म हो जाता है। आप इसको ऐसे सिंपल में समझो, ऐसे एब्डिकेट का मतलब, एब्डिकेट यूज़ करते हैं टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बिंग किंग और क्वीन। अगर कहीं पे किंग और क्वीन है और कुछ ऐसा इशू हुआ तो उनको वो छोड़ देते हैं इस पोजीशन को, दैट इज़ कॉल्ड एब्डिकेशन। तो हार के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो एक्सिस पावर की और जर्मनी की जो हार हुई, उससे राजा रानी तो ख़त्म हो गए। ठीक है, इम्पीरियल जर्मनी जो था एम्पायर वाला, वहाँ पे एम्पायर वाली सिस्टम थी, उनका एब्डिकेशन हो गया। तो इससे फ़ायदा किसको मिला? देखो, गेव एन अपॉर्चुनिटी, यानी इम्पीरियल जर्मनी की हार
एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि एम्पेरर ऑब्वियसली जब हार हो गई तो एम्पेरर को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, ही वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और उसको तो हटना ही था, किंग से हटा। इससे अपॉर्चुनिटी मिला किसको, टू पार्लियामेंट्री पार्टीज़, जो भी पहले वहाँ पे पार्लियामेंट्री पार्टीज़ थी उनको फिर से इमर्ज होने का मौका मिला, और उन्होंने रिकास्ट किया जर्मनी के पॉलिटी को। रिकास्ट करना यानी रिशेप करना, फिर से किस चीज़ को लाए, जर्मनी के पॉलिटी को। कैसे, देखो, और नेशनल असेंबली मेट एट वाइमर, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू वाइमर इज़ द नेम ऑफ सिटी। वहाँ पे नेशनल असेंबली मिली एंड established a democratic constitution, और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ एस्टैब्लिश किया गया विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। किस चीज़ के साथ, फेडरल स्ट्रक्चर। मैं एक टर्म आपको बता देती हूँ कि फेडरल वर्ड हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। देखो, किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें होता क्या है, इन विच द इंडिविजुअल स्टेट्स ऑफ अ कंट्री, मतलब किसी कंट्री की जो इंडिविजुअल स्टेट है, इसको ऐसे समझो जैसे इंडिया है आपकी कंट्री, यहाँ इंडिविजुअल स्टेट है, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो ये सारे इंडिविजुअल स्टेट्स जो होते हैं हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन टेरिटरीज। जैसे मान लो कि अभी मोदी जी हैं, इंडिया एक कंट्री है, और यहाँ पर जितने भी ये स्टेट्स हैं सबका अपना एरिया पर अपना पावर है, अपना कंट्रोल है। सब लोग को, बिहार के जो सीएम हैं उनको अपने एरिया पे कंट्रोल है, अपना अफेयर्स को डिसाइड कर सकते हैं। बट तो ये ऐसा फ्रीडम सब स्टेट को दिया गया, लेकिन they are controlled but are controlled by central governments for national decision। लेकिन नेशनल डिसीजन के लिए फिर किस पे, कहाँ से कंट्रोल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। यानी कि देखो, अब मान लीजिए कि आपका जितना भी स्टेट्स है सबको अपना पावर है, कंट्रोल है, लेकिन अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट का इशू आएगा ना तो वहाँ पे कंट्रोल कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब जुड़े हुए हैं। तो ये वाला जो हुआ ना, ये सिस्टम, दिस इज कॉल्ड फेडरल स्ट्रक्चर, बना जर्मनी में। हम लोग बात कर रहे हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इसकी डिफीट हुई उसके बाद की बात। और इन लोगों को एक मौका भी मिला, इन लोगों ने कहा कि अब तो ये लोग इस लायक है नहीं, इनकी वजह से इनके रिजीम में क्या हुई, हार हुई। डेपुटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और राइक्सटैग, और डेपुटीज़ यानी इम्पॉर्टेंट पर्सन को इलेक्ट किया गया जर्मन पार्लियामेंट में, या फिर उसको राइक्सटैग भी बोलोगे। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है, ये गलत नहीं, ऐसा ही होता है, राइक्सटैग। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। तो डेपुटीज़ को इलेक्ट किया गया, पार्लियामेंट लाया गया, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि वाइमा में हुआ। और किस बेसिस पे चुना गया पता है, इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स, सबको ये वोट्स का राइट दिया गया, बाय एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन, उसमें वुमेन भी थी। दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये बना तो सही, ठीक है, ये रिपब्लिक बना, रिपब्लिक किसको बोलते हैं, इंडिया भी आपकी रिपब्लिक है। कोई भी किसी भी कंट्री के लिए आप रिपब्लिक तब यूज़ करते हो जहाँ पे उस हेड को आप इलेक्शन से चुनते हो, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उससे चुनते हो। हाउएवर कह रहा है कि दिस रिपब्लिक यानी जो दोबारा ये रिशेप हुआ ना पॉलिटी, तो ये जो चुना गया ना वाज नॉट रिसीव्ड वेल यानी बाय इट्स ओन पीपल, यानी जर्मनी के लोग जो थे ना वही लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किए, ठीक है, उन्होंने इसको अच्छे से रिसीव नहीं किया। देखो क्या क्या कारण उन्होंने बताया। Largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War। उसका पहला कारण जानते हो क्या था, because of the terms, जो शर्तें, यहाँ पर terms का मतलब जो कंडीशन थी जो इन लोगों पे इम्पोज की गई थी। इम्पोज जैसे आप किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हो लेकिन आपको फोर्सफुली आपको कंपेल्ड किया जाता है, कंपेल्ड यानी आपके साथ ज़बरदस्ती की जाती है कि आप उस चीज़ को मानो। तो टर्म्स जो इन लोगों पे फोर्स किया गया, लादा गया, टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट, जर्मनी हारी थी। अब देखो सिंपल से एक चीज़ इसमें और समझो, जर्मनी की हार हुई, किंग का एब्डिकेशन हो गया, ओके,
अब ये जो दोबारा जो पॉलिटी का रिकास्ट हुआ या रिशेप हुआ, तो मान लो कि जो पार में आएगा उसको तो सारी शर्तें उसी को एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी और पूरी भी करनी पड़ेंगी। अब वहाँ के लोग जो थे ना, वो कहने लगे कि जर्मनी को जो जर्मनी के साथ जो फोर्सफुली जो उसको कंपेल किया जा रहा है जितने कंडीशन के लिए, और जो ट्रीटी हुआ जो ह्यूमिलिएटिंग है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ के लोग कहने लगे कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो ये लोग पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि वो लोग को बात नहीं माननी चाहिए था, जबकि ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। दे हैड बीन डिफीटेड। तो देखो ये कारण था, बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वॉज फोर्स्ड टू। देखो इट वॉज यहाँ पे लिखा हुआ है, इट वॉज फोर्स्ड टू। देखो जो वहाँ की रिपब्लिक थी, ये जो वाइमर रिपब्लिक थी, या इन लोगों ने था, उन लोग को फोर्स यानी आप चाहें या नहीं चाहे आपको वो काम करना था। एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द पीस ट्रीटी। अब देखो इशू हुआ क्या था, तुम देखोगे कि क्या, और ये बात बिल्कुल सही कही जाती है। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि ये बात बिल्कुल सही थी कि शायद मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप, मतलब मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद हिटलर अगर नहीं होता तो वर्ल्ड के मैप पे जर्मनी कहीं नहीं होता। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि सब लोगों ने उसको कैसे बोलते हैं, उसको बांट के अलग अलग कर लिया, सब अपने राज्य में मिला लेता टेरिटरीज को, उसके बाद ख़त्म। उसके बाद जर्मनी कहाँ, उसका तो एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाता। ठीक है, देखो क्या हुआ था, पीस ट्रीटी। क्या पीस ट्रीटी थी वर्साइल्स में, जिसके कारण ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और हिटलर का इमर्जेंस हुआ और नाजी जर्मनी का इमर्जेंस हुआ। देखो द पीस ट्रीटी, और ये पीस ट्रीटी कब हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। द पीस ट्रीटी at look, the peace treaty at Versailles with whom, with the allies में कौन कौन है आपको याद रखना है ये चीज़, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए। तो Versailles with allies was a harsh and humiliating peace। ये पीस क्या था, पीस ट्रीटी जानते हो, ये पीसफुल नहीं था किसी भी एंगल से नहीं। अभी आप देखोगे तो पीसफुल नहीं था, तो ये तो उसी समय ये शुरुआत हो गई थी, ये फाइनल हो गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया है। हिस्टोरियंस का कहना है, वो लोग कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सीड, मतलब होता है ना किसी चीज़ का बीज बोना, आप लोग पढ़ते हो ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये होना निश्चिंत हो गया था वर्साइल्स के ट्रीटी। जब पीस ट्रीटी हुई थी ना, उसी समय ये श्योर हो गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा ही। देखो कैसे, जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज़। जैसे ट्रीटी हुई उसमें सारा कॉलोनी, इसका ओवरसीज़ कॉलोनी जो भी था, जहाँ जहाँ पे इसका कॉलोनीज़ था, उन सबको इन लोगों ने ले लिया, अलाइज ने। और 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इसका 1/10 पॉपुलेशन था, वो भी उसके साथ चला गया, दूसरे लोगों के साथ। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, वो भी चला गया, उन लोगों ने आपस में बांट लिया। 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। इन लोगों को चला गया, मतलब इन लोगों ने बांट लिया, डेनमार्क ने, लिथुआनिया ने, और फ्रांस ने, पोलैंड ने। या अब देखो किस तरह से किया गया जर्मनी के साथ। द अलाइड पावर्स डीमिलिटराइज्ड, इतना ही नहीं, उसके बाद जानते हो क्या किया, अलाइड पावर ने डीमिलिटराइज कर दिया, यानी मिलिट्री इनके पास नहीं था, कैंप नहीं रख सकते थे जर्मनी, टू वीकन इट्स पावर, ताकि फ्यूचर में ये उतना पावरफुल नहीं रह सके, उसके पावर को कम करने के लिए मिलिट्री पावर को ख़त्म कर देना। द वॉर गिल्ट क्लॉज, द वॉर गिल्ट क्लॉज अभी भी है, हम लोगों का होता है, उसमें है वॉर का, उसमें कुछ होता है कि वॉर के लिए क्या है क्या नहीं है, कैसे आप ट्रीट करेंगे अपने एनिमीज़ को, ये सारी चीज़ें। तो वॉर गिल्ट क्लॉज जो था, उसने हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। उसने कहा कि इस वॉर के लिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है, जर्मनी, एंड डैमेजेस द अलाइड कंट्रीज सफर्ड। उस द वॉर गिल्ट क्लॉज ने जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया इस युद्ध के लिए, और जो भी डैमेजेस हुआ, जो भी विनाश हुआ, जो भी डैमेजेस हुआ अलाइड कंट्रीज़ को, उन लोगों ने जो भी सफ़र किया, तो उन लोगों ने कहा कि इसके लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल कौन है, हु इज सोलली रिस्पॉन्सिबल, सोलली यानी अकेले, बिल्कुल से, जर्मनी। ओके, जर्मनी वॉज फोर्स्ड के लिए दूसरा वर्ड आप कंपेल्ड भी यूज़ कर सकते हो। कंपेल्ड यानी किसी को ज़बरदस्ती करना, कोई किसी को मन नहीं है लेकिन उसको ये करना पड़ रहा है। जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे कॉम्पेंसेशन अमाउंटिंग टू
6 billion. You can imagine the amount of that, this amount during which time period, 1918. ओके, पाउंड 6 बिलियंस का. अब तुम एक चीज़ सोच के देखो, किसी भी तरह से तुम दिमाग लगाओ, उसके सारे रिसोर्सेज को भी इन लोगों ने छीन लिया. उसके बाद फिर इतना कॉम्पेंसेशन भी कहाँ से देता है ये लोग. तो ऑब्वियसली फाइनली में शुरू में तो दिया होगा, लेकिन उसके बाद फिर स्थिति हो गई. आप मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल अगर आपको सपोर्ट चाहिए, तो आप कहीं से आपको फाइन किया जाता है, तो आपको अर्निंग होगी तभी ना आप देंगे किसी को. तो इसका आप ऊपर में देख रहे हो कि सारा इसका मोस्ट ऑफ द एरियाज़ को इन लोगों ने ले लिया. उसके बाद पाउंड 6 बिलियंस, ठीक है, इसको देने के लिए भी बोला. द अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्सेज रिच राइनलैंड. अब देखो, और जहाँ रिसोर्स वाले एरियाज थे जर्मनी के, उसको भी इन लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया. मच ऑफ द 1920s मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वाइमर रिपब्लिक. देखो, अधिकतर वहाँ के जर्मनी के लोग थे ना, देखो, मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वाइमर रिपब्लिक. ये जो वाइमर रिपब्लिक बना था ना, तो इन लोगों ने कहा कि यही रिस्पॉन्सिबल है. कुछ बहुत सारे जर्मन्स थे, उन्होंने कहा जो पावरफुल होंगे, इन्फ्लुएंशियल होंगे, उन लोगों ने वाइमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल ठहराया फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिस्ग्रेस एट द वर्साइल्स. तो इन लोगों ने कहा कि ये जो भी हुआ है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है. वाइमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल ठहराया और इस बेइज्जती के लिए भी. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि द इफ़ेक्ट्स ऑफ द वॉर, यानी वॉर का क्या इफ़ेक्ट पड़ा बाकी कॉन्टिनेंट्स पे, लोगों के लाइफ पे. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.